हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी इकोनॉमिक ज्योग्राफी के नेचर के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल का दायरा अत्यंत विस्तृत है, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। नंबर 1, प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन। इसमें पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों जैसे खनिज, जल, वन, मिट्टी और ऊर्जा के स्रोतों का वितरण का अध्ययन किया जाता है। यह देखा जाता है कि ये संसाधन किसी क्षेत्र के विकास को किस तरह प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए मध्य पूरब के देशों में कच्चे तेल की प्रचुरता ने वहाँ की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है। तो दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है मानव की आर्थिक गतिविधियाँ। आर्थिक भूगोल को आमतौर पर आर्थिक गतिविधियों के 4 स्तरों में विभाजित किया जाता है, जो कि इस प्रकार से है। प्राथमिक गतिविधियाँ, जो कि कृषि, मछली पकड़ना, खनन और वानिकी से संबंधित है। द्वितीयक गतिविधियाँ, विनिर्माण और उद्योग, जिसमें हम बात करते हैं कच्चे माल को उत्पादों में बदलने की। तृतीयक गतिविधियाँ, सेवा क्षेत्र जैसे बैंकिंग, परिवहन, व्यापार। चतुर्थक और पंचम गतिविधियाँ, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और उच्च स्तरीय निर्णय लेना। तीसरे नंबर पे है कृषि भूगोल। आर्थिक भूगोल में कृषि गतिविधियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में फसलों के प्रकार, कृषि पद्धतियाँ, उत्पादन और कृषि क्षेत्रों के वितरण का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए पंजाब और हरियाणा को भारत का गेहूं और चावल उत्पादन क्षेत्र माना जाता है। दूसरा, असम और दार्जिलिंग में चाय की खेती प्रमुख है। चौथा पॉइंट है इसमें उद्योगों का अध्ययन। आर्थिक भूगोल में उद्योगों के स्थान, विकास और वितरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें यह समझा जाता है कि उद्योग किन कारणों से किसी विशेष स्थान पर स्थापित होते हैं, जैसे कच्चा माल, श्रम, परिवहन और बाजार। उदाहरण के लिए जमशेदपुर में लौह इस्पात उद्योग लौह यस्क और कोयले की उपलब्धता के कारण स्थापित हुआ है। मुंबई में कपड़ा उद्योग बंदरगाह और बाजार की सुविधा के कारण विकसित हुआ है। पांचवा पॉइंट है हमारा व्यापार और वाणिज्य का अध्ययन। आर्थिक भूगोल में आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें वस्तुओं के आदान प्रदान, व्यापार मार्गों और व्यापारिक केंद्रों का विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में चाय, मसाले, कपास और आईटी सेवाओं का निर्यात किया जाता है। भारत पेट्रोलियम, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का आयात करता है। परिवहन और संचार अध्ययन। परिवहन और संचार आर्थिक गतिविधियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक भूगोल में सड़क, रेल, जल और वायु परिवहन के नेटवर्क तथा उनके आर्थिक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत का रेलवे नेटवर्क देश के विभिन्न औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को जोड़ता है। समुद्री मार्ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख माध्यम है। जनसंख्या और श्रम शक्ति का अध्ययन। आर्थिक भूगोल में जनसंख्या के वितरण, श्रम शक्ति और रोजगार के अवसरों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में उद्योग और सेवाओं के कारण रोजगार के अवसर अधिक हैं, इसीलिए वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है। आठवां पॉइंट है क्षेत्रीय आर्थिक विकास का अध्ययन। आर्थिक भूगोल विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक विकास और असमानताओं का अध्ययन करता है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि कुछ क्षेत्र अधिक विकसित क्यों होते हैं और कुछ कम विकसित। उदाहरण के लिए पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका अत्यधिक विकसित आर्थिक क्षेत्र हैं। अफ्रीका के कई देश अभी भी विकासशील हैं। शहरी और ग्रामीण विकास का अध्ययन। आर्थिक भूगोल के अध्ययन से शहरों और गांवों के आर्थिक ढांचे और रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए आईटी उद्योग के कारण बेंगलुरु का शहरी विकास। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों का विकास। तो इसका निष्कर्ष जो है वो इस प्रकार से लिखेंगे। संक्षेप में आर्थिक भूगोल हमें यह समझने में मदद करता है कि भूगोल किस तरह हमारे पैसे और
विकास की दिशा को तय करता है। थैंक यू।